ये कविता वविता लिखना मुझे आता नहीं है, सही बात तो ये है। मैंने तो पहले अच्छे अच्छे काम करने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरा कोई काम धंधा जमा नहीं, तो फिर मजबूरी में इस लाइन में आया। मजबूरी में। वो भी मेरे कीर्ति जी से मैंने कहा, मैंने कीर्ति जी मेरा कोई काम धंधा जम नहीं रहा है, मैं क्या करूं? इन्होंने कहा तुम तो कवि बन जाओ। अच्छा। मैंने कहा कीर्ति जी ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे वाह। ये बोले हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ। तो मैंने पहले अच्छे काम करने की कोशिश की। एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत बरसों पुरानी बात है। अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि एक फिल्म के लिए नए चेहरे की आवश्यकता है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया। वाह वाह वाह। इसमें हंसने की क्या बात है, कोई शुरू से ही ऐसा भंगार थोड़ी है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, लेकर विज्ञापन के पते पर मुंबई गया, पर वहां जाकर हो गया थोड़ा शर्मिंदा, क्योंकि फिल्म बन रही थी शोले और उन्हें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। जिंदा। वाह। तब उनको मेरी प्रतिभा पर तो विश्वास गले गले तक था, पर पट्टों को मेरे जिंदा होने पे शक था। तो मैंने उनको समझाया, देखो रे ऐसा विलन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, ये बात लोगों के दिल दिमाग में फिट होगी, आपकी फिल्म मेरी वजह से जरूर हिट होगी। तो मेरा तर्क चल गया, गब्बर का रोल मिल गया मुझे, और फिर फिल्म की शूटिंग चालू हुई। बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके हो गई समस्या खड़ी। अच्छा। वो ठाकुर साहब के हाथ काटने वाला सीन आया। मुझे जो डायलॉग बोलना था वो बताया कि ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। तो मैं तो पढ़ा लिखा संस्कारवान, ऐसी बदतमीजी से बोल नहीं सकता है। ठाकुर साहब बड़े आदमी, मैंने तो बहुत इज्जत से कहा। सही। मैंने कहा दरबार हुकम। दरबार हुकुम। बड़े आदमी का ढंग से बोलना पड़ता है। मैंने कहा दरबार हुकम, आप रे हाथ मारे को दे दो। तो दरबार हुकम ने तो आंखें कर ली सफेद सफेद और जोर से चिल्लाए, बोले नहीं। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा वहां रहने दो। हाँ, अपनी कौन सी बाप की जागीरी जा रही है। और वो डायरेक्टर के बीच में आ गए, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हाथ काटना पड़ेंगे। दो बड़ी बड़ी तलवारें लाकर मेरे दोनों हाथों में पकड़ा दी और तलवारें ही जमीन पे टिक गई। मैंने कहा यार तलवारें ही नहीं उठ रही है, हाथ क्या काटूंगा? वो बोले तुम चिंता मत करो, हम कटवा लेंगे। फिल्म वाले तो क्या आइडिया लगाते हैं भाई साहब, उन दोनों तलवारों की नोकों पर लोहे के बारीक बारीक 2 वायर वेल्ड करवाए, ऊंचाई पे 2 गिर्रे लटकाए, उन पर से वो वायर निकलवाए और उधर दूसरे सिरे एक लड़के के हाथ में पकड़ाए। अब वो लड़का उधर से वायर खींचे, इधर से तलवारें ऊपर उठ जाए, वो वायर ढीले करे, तलवारें नीचे आ जाए। मुझे तो कुछ करना ही नहीं, खाली एक्टिंग करना जैसे मैं ही तलवारें उठा रहा हूँ। और मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आसान काम है साहब। सेटिंग हुई, सारी कैमरे वैमरे लगे और शूटिंग चालू हुई। डायरेक्टर ने इशारा किया लड़के को, वायर खींचो। लड़के ने वायर खींचा, पर उसका ध्यान कहीं भटक गया। पट्टे ने वायर थोड़े ज्यादा खींच दिए, तो मैं तो इधर तलवारों समेत ऊपर लटक गया। क्या दृश्य रहा होगा। बड़ी सावधानी से मुझे नीचे उतारा, उस लड़के को भी खूब फटकारा और फिल्म की शूटिंग करी दोबारा। जैसे तैसे काम निपटा, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके फिर हो गई समस्या खड़ी। वो धर्मेंद्र जी से मेरा फाइनल फाइटिंग वाला सीन आया। फाइटिंग। धर्मेंद्र जी ने डायलॉग सुनाया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने भी कह दिया, हे कहाँ रे जो तू पी जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अकेला जी के लिए। वाह शानदार। धर्मेंद्र जी बिफर गए, बोले ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूंगा। उनको तो पहले भी बहुत बुरा लग रहा था कि इस मरियल को मैं मारूं तो लोग मेरे माजने में थूके। तो उन्होंने कहा, अल्टीमेटम दे दिया कि ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो भाई साहब वो तो बड़े कलाकार थे, उनको तो निकाला नहीं, मेरे को फिल्म में से निकाल दिया। वरना मेरी वो फिल्म रिलीज हो जाती तो आज मैं भी मेगा स्टार होता। पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर। लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर, पर सत्ता के गलियारे में नित नए गब्बर उधम मचा रहे हैं। अंधे कानून के लंबे हाथ काट कर खुद को बचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। एक वो भी सुना दीजिए ना, जो कुश्ती वाला। हाँ वो सुना दीजिए। होली का ये मौसम है, फागुन के रंग हैं यहाँ पर। तो एक इन्होंने बहुत बढ़िया एक घटना बुनी है, मैं चाहती हूँ कि सदन में उसको भी यहाँ सुनाए, जिससे कि लोगों के खिलखिलाहट ठहाकों में बदले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अकेला जी को थोड़ा सा मन दे दीजिएगा, फिर ये आपको एक रचना और सुनाएंगे।
देखिए क्या घटना तो क्या, मेरे साथ तो जब भी होती है दुर्घटना ही होती है। अच्छा। वो आपने खली पहलवान को देखा होगा, है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। नहीं हंसने की बात नहीं है, देखो उसका वजन है 220 किलो और मेरा वजन है 20 किलो 200 ग्राम। वाह, क्या तुलना है। तो अब कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो आपको पता होगा एक बार वो अमेरिका के एक पहलवान अंडरटेकर से हार गया था कुश्ती में। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार अपने देश के पहलवान को कोई विदेशी हरा दे अभी मेरे होते हुए। वाह, क्या आत्मविश्वास है। हाँ, मेरे को देश के मान सम्मान की बहुत चिंता है भाई साहब। चिंता कर करके तो मेरी हालत चिंताजनक हो गई। बहुत बढ़िया। और अब मैं चिंता नहीं करूं तो और देश में रहा कौन है जो देश की चिंता करे। सही बात है। पहले तो बहुत थे, चंद्रशेखर आजाद थे न, भगत सिंह जी थे न, अब बेचारे वो तो कोई रहे नहीं। ले दे के एक मैं बचाऊं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और मैं भी कितना बचाऊं। पर जब तक बचाऊं देश के मान सम्मान की रक्षा करता हूं भाई साहब। तो उस वो जो अंडरटेकर हार गया, उस घटना से का ऐसा हुआ प्रभाव कि आओ देखा ना ताओ, मैं भी पहुंच गया WWE की कुश्ती में। लड़ने नहीं, देखने। वहां जाकर मैं भी दर्शकों के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने रिंग में एक पहलवान खड़ा खड़ा ललकार रहा था, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। जब बहुत देर हो गई तो दर्शक बोर हो गए, हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठा उठा कर रिंग की तरफ फेंकने लगे। तो मेरे पड़ोस वाले दर्शक ने भी जोश में आकर एक कुर्सी उठाकर रिंग की तरफ फेंक दी। अब उसे पता ही नहीं था कि उस कुर्सी में मैं भी था। तो मैं तो सीधा रिंग में पहुंच गया, उस पहलवान के एकदम पास। अब उस पहलवान को एकदम नजदीक से देखकर मेरी क्या हालत हुई भाई साहब, आपको क्या बताऊं। मुझे तो एकदम पसीना आ गया और भी बहुत कुछ आ गया। हंसने की बात नहीं है भाई साहब, जिस पे बीते वो जाने। अब वो पहलवान भी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, बोला मच्छर तू यहाँ क्यों आया। मैंने कहा यार आया कौन, मुझे तो यहाँ फेंका गया। वो बोला चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। तो मैंने भी कह दिया तू भी तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। वो बोला कैसे। मैंने कहा ऐसे, तू मुझे हाथ भी लगाएगा तो मर्डर के केस में फंस जाएगा, बहुत अच्छी बात। फिर या तो जेल में सड़ेगा या फांसी पर चढ़ेगा। वाह वाह, अब वो था तो पहलवान, फिर भी बात उसकी समझ में आ गई। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है। वो था तो पहलवान, फिर भी बात उसकी समझ में आ गई। वो चिंता में पड़ गया, बोला तो फिर तू जा यहाँ से बाप। अब मैं अड़ गया। मैंने कहा नहीं, तुझे मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, या तो मैं जीतूंगा या तुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत। इतना कहकर मैंने उसकी गर्दन अपनी दोनों बाहों में जकड़ ली। दर्शक तालियां बजाने लगे कि वाह इसने तो पहलवान की गर्दन पकड़ ली। और भाई साहब मैं तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, देख पहलवान तुझे जीतने के कितने डॉलर मिलेंगे यार। वो बोला 25,000। मैंने कहा अगर तू हार गया इस बार तो मैं तुझे डॉलर दूंगा 50,000। तो वो अपने हित जान गया, मेरी बात तुरंत मान गया। फिर तो मैंने भी खूब घूंसे जमाए, खूब लाते चलाई। जब फिक्सिंग हो गई तो अब काय का डर। मैंने भी खूब घूंसे जमाए, खूब लाते चलाई। हालांकि ऐसा करने से चोटें तो मुझे ही आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका क्या बिगड़ना था, वो तो पत्थर जैसा था। पर देश की इज्जत का सवाल था, खली की हार का बदला लेने का भी ख्याल था। इसलिए मैंने खूब घूंसे जमाए, लाते चलाई और मारते मारते जब मैं हो गया अधमरा। अच्छा, मारते मारते। तो वो पहलवान भी मेरी हालत देखकर डरा। उसने सोचा ये यूं ही मारता रहा तो सचमुच मर जाएगा, मेरा पेमेंट भी डूब जाएगा, मुझे अंदर भी करवाएगा। तो वो बेचारा तुरंत नीचे गिरकर ढेर हो गया। मैं भी उसकी छाती पर चढ़कर शेर हो गया। दर्शक चकित हो गए, बोले इसने गजब करामात कर दी। और खुश होकर सबने मुझ पर डॉलरों की बरसात कर दी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, मेगास्टार। पर भाई साहब यही खत्म नहीं हुआ ये किस्सा। शाम को होटल में आ गया मांगने वो अपना हिस्सा। मैंने भी कह दिया किस बात का हिस्सा, मैं जीता तू हारा, खत्म किस्सा। वो बोला तूने रिंग में नहीं कहा था कि मैं हार जाऊं तो मुझे 50,000 डॉलर देगा। मैंने कहा अरे तू पहलवान ही रहेगा या कभी अकल से भी काम लेगा। अरे रिंग में जो हुआ परिस्थितियों का दबाव था, और मैंने जो कहा वो तो मेरा एक दाव था, और मेरी अक्ल के इस दाव ने तेरी ताकत को धूल चटाई है। अरे अकल के दुश्मन, अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है। अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है।